मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन जैसा सबने कहा है, मैं मुख्य अतिथि बन के नहीं बल्कि मैं आपका मुख्य साथी बनने आया हूं और मुख्य साथी बन के जाऊंगा। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। हम सभी के घर में माँ है, बहन है, बेटियां हैं और हम अच्छे से उनकी सुरक्षा का मतलब हम समझ सकते हैं। और महिलाओं का दुख दर्द बहन जी से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है। और उनकी सुरक्षा के खातिर आदरणीय बहन जी ने शासन और प्रशासन, जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने कड़े से कड़े सख्त कार्य और कदम उठाने के निर्देश दे रखे थे, जिसके लिए अनेकों प्रकार के कानून लागू करे गए थे। आज भी हम कहीं भी किसी भी शहर जाते हैं या किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां की महिलाएं हमसे मिलती हैं और वो अभी भी आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करती हैं। हम जब कोई भी डेली अखबार खोलें या न्यूज़पेपर कोई भी आप उठा के खोलिए, डेली कम से कम 5 से 6 घटनाएं छपी होती हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ हुए अत्याचार की और शोषण की। बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही गुंडा राज शुरू हो गया था इस प्रदेश में, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हुआ है। तो आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मानसिकता रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। खास तौर से इस सरकार ने पिछले 9 साल और इसकी पिछली सरकार ने लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। मैं सभी सर्व समाज के युवाओं से और युवा भाइयों बहनों से पूछना चाहूंगा, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली आप सबको? तो वही मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। खासतौर से कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या और प्रदेशों से अपना कार्य काम सब छोड़ छाड़ के उनको मजबूरी में वापस आना पड़ा था अपने इस प्रदेश उत्तर प्रदेश, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई बहन अपनी नौकरी की मांग रखने या रोजगार की मांग रखने इनके पास जाते हैं तो इनको बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि ये कितना जो बातों में उनकी किसी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग आरक्षण के नाम पे भी इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, चाहे रेलवे हो या बाकी बैंक हो या और कोई सरकारी यूनिट हो, सब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। बाकी काफी कुछ तो बेच चुके हैं और ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि कहीं भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं होता है। तो ना रहेगी सरकारी नौकरी तो किस बात का आरक्षण, बल्कि स्टेट मशीनरी जितनी है, आप चाहे पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, पावर कॉर्पोरेशन, ब्रिज कॉर्पोरेशन, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी स्टेट के हुए हैं, उन सब में भी ये नौकरियां धीमे धीमे खत्म करने का काम कर रहे हैं। कैसे? जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट हो, वो सब ये ठेकेदारी में देके उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, उसके नतीजे में उन सबको ये कार्य दे रहे हैं जिसमें खाली वो प्रोजेक्ट का काम 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, उसी के बेसिस में ये सरकारी विभाग जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा है काम, वो कॉन्ट्रैक्टर चाहे इंजीनियर हो, पढ़ लिख के इंजीनियर बने, कुछ बने, उनको बस 2-3 महीने के पेरोल में रख के काम खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में और उनका काम खत्म, नौकरी खत्म।
जहां पे इन सब विभागों में प्रॉपर नौकरियां रहती थी, एक स्थिरता रहती थी। अब आजकल नौजवान लोग कहां पे जाए? खासतौर से ये सुन के तो सबसे ज्यादा दर्द होता है कि जब इनके मंत्रियों से या इस सरकार से पूछा जाए कि आप लोग आजकल के नौजवान भाई बहनों के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी नौकरियों के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, तो बदले में इनका जवाब आता है कि जाके नौकरी की क्या जरूरत है, ये जाके पकौड़े बेचे हैं। इस टाइप की तो इस सरकार की और इनके मंत्रियों की मानसिकता है कि पकौड़े बेचने की बात कर रहे हैं। हमें पकौड़े बेचने वालों से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी तो बनी ही है गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के और उत्थान के लिए। लेकिन अगर पढ़े लिखे इंजीनियरों से और डिग्री होल्डरों से ये आके कहेंगे कि आप पकौड़े बेचिए, तो फिर कहां पे जाएगा हमारा बेचारा पढ़ा लिखा आदमी? और उसके ऊपर पकौड़े बेचना भी इस समय कोई आसान काम नहीं रहेगा। पकौड़े बेचना भी चाहे तो वो नहीं बेच सकता, क्योंकि तेल के दाम ऊंचाइयां छू चुके हैं, गैस के दाम ऊंचाइयां छू चुके हैं, सब्जियों के दाम तो कहीं अलग ऊंचाइयों में। तो आदमी पकौड़े भी बेचना चाहे तो वो बेचारा पकौड़े तक अब नहीं बेच सकता है अपनी मजबूरियों, महंगाई के कारण। वहीं पे पकौड़े बेच के इनकी बातें सुन के मेरे ख्याल से अब इनकी मानसिकता को अच्छे से ये प्रदेश के युवा साथी और बाकी और जन अच्छे से समझ चुके हैं। वहीं जमीनी तौर पे कार्य करते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी हमारे इस प्रदेश के युवाओं को और नौजवानों को, जिसका न कोई प्रचार करा था, न कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला था। आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे कार्य करती हैं और जिससे इस प्रदेश के भला हो और इस प्रदेश की जनता का भला हो। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय बहन जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो अपने शासन काल के वक्त सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान कार्य किया था। बल्कि मुख्यमंत्री बनते ही आदरणीय बहन जी ने सामान्य वर्ग की भर्तियों पे लगी रोक को आते ही सबसे पहले हटाने का कार्य किया था। उस समय आदरणीय बहन जी ने करीब 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी थी। आदरणीय बहन जी जो करती हैं, जो कहती हैं, वो करके दिखाती हैं। बल्कि ना कि इस सरकार की तरह कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्वच्छता अभियान के नाम पे सिर्फ फर्जी प्रचार और पेपर पे या इस सब पे एडवर्टाइजमेंट स्वच्छता अभियान के नाम पे, जबकि आदरणीय बहन जी ने जमीन तौर पे 1 लाख से ज्यादा भर्तियां दी थी इस प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को। बहन जी ने टीचर्स को भी पूरा मान और सम्मान दिया था। बहन जी के शासनकाल के वक्त लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों को नौकरियां दी गई थी। बल्कि मैं तो अभी रास्ते में था, मैंने अभी न्यूज सुनी, मुझे पता चला कि आज टीचरों का टीईटी एग्जाम था, तो वो भी अभी पता चला 1 घंटे पहले की न्यूज है कि आज का वो पेपर भी रद्द हो गया, क्योंकि उस पेपर का एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया, तो वो एग्जाम भी रद्द करना पड़ा, जो कि काफी टाइम बाद जाके तो अब हो पा रहा था। तो वो एग्जाम टीचरों का भर्तियों के लिए टीईटी फुल फॉर्म टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी जो इतने टाइम बाद हुआ था जिससे टीचर्स का फ्यूचर निर्भर था, वो एग्जाम भी रद्द करना पड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने गंभीर है ये सरकार टीचर्स को लेके या लोगों की नौकरियों, उनकी भर्तियों को लेके। साथियों, आदरणीय बहन जी ने नौजवानों के लिए और उनके सुरक्षित और अच्छे भविष्य के लिए खूब अनेक कार्य किए थे, जिसमें से उनका सुरक्षित भविष्य के लिए कई अनेकों कॉलेजेस और स्कूल और डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खुलवाई थी, जिसके चलते आदरणीय बहन जी ने लगभग 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज,
24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 775 से ज्यादा हाई स्कूल, 5550 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले थे। और अब ये सरकार स्टूडेंट्स की जो बात छड़ी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल फोन बांटने की बात कर रही है कि हम बांटेंगे। अभी इनको याद आया है जब चुनाव आने वाला है। पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना काल का वक्त शुरू हुआ है, तब से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हुए थे और सबकी पढ़ाई घर से ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हो रही थी। तो जिसके चलते और कारणवश कितने हमारे गरीब भाई बहन, गरीब बच्चे जिनके पास फोन नहीं था, टैबलेट नहीं था, कंप्यूटर बहुत दूर की बात है, तब उनको ये याद नहीं आई थी कि उनको तब ये लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट बांटना चाहिए था जिससे वो अपनी पढ़ाई कर पाते सुचारू ढंग से। लेकिन वो इस चीज से वर्जित रहे। और अब जब सारे स्कूल कॉलेजेस खुल चुके, तब ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन बांटने का ढोंग कर रहे हैं। तो इसी से आपको इनकी असली मानसिकता और इलेक्शन आने के पहले जो कार्य कर रहे हैं उस सबका आपको हमारे नौजवान, मेरे ख्याल से, और इस प्रदेश की जनता काफी स्मार्ट है, जो अच्छे से समझ सकती है क्या दिखाने का कार्य है और क्या जेन्युइन तरीके से दिल से कार्य किया जाता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त युवाओं की खेल कूद में खासतौर से रुचि देते हुए, स्पोर्ट्स की तरफ रुचि देते हुए अनेकों स्टेडियम खोले गए थे, कई योजनाएं लागू करी गई थी उनके खेल कूद के प्रति। और खासतौर से जब आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश के और इस देश का नाम विश्व स्तरीय ऊंचाइयों पर लाने का काम करा, जब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में F1 रेसिंग ट्रैक बन के आदरणीय मुख्यमंत्री जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी थी, तब ये बन के तैयार हुआ था, जिसने हिंदुस्तान का नाम और इस प्रदेश का नाम अलग ही ऊंचाइयों में पहुंचा दिया था। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उसी शासनकाल के वक्त यमुना एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ था, जो पहले आगरा से दिल्ली की दूरी 5 घंटे की थी, वो अब महज 2 घंटे की भीतर पूरी हो जाती है। और नोएडा से जोड़ने के लिए, मैं नोएडा की जब बात करिए, मैं बताना चाहूंगा कि 2012 तक, 2007 से लेके नोएडा का पूरा डेवलपमेंट आदरणीय बहन जी के द्वारा किया गया था। चाहे वो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, जितने कॉलेजेस खुले हों, और बल्कि युवाओं जानते हैं अच्छे से वहां की लाइफस्टाइल कोई दिल्ली की लाइफस्टाइल से कम नहीं थी, बल्कि वहां पे रात को 3-3 बजे तक भी कॉल सेंटर चलते हैं। तो वहां की महिलाएं जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, हमारी बहनें, वो जानती थी कि 3 बजे भी कार्य अगर उनका खत्म हो जाए तो लौट के 3-4 बजे भी ऑटो लेके घर जाना पड़े, तो वो झिझक नहीं, दिल और बगैर किसी से भी डरे वो अपने घर जाया करती थी, क्योंकि उनको पता था कि उस प्रदेश में है वो जहाँ पे आदरणीय बहन जी उसकी मुख्यमंत्री है, तो उनको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बल्कि आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही नोएडा की क्या दुर्दशा हो गई है आप सब जानते हैं। जितना डेवलपमेंट हुआ था, अब वहां पे उसका 1% भी और कोई आगे बढ़ावा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा है, दिल्ली से ही सटे गुड़गांव है। गुड़गांव को अगर जो अभी इंटरनेशनल कंपनीज का हब और कॉर्पोरेट सेक्टर का हब बनाया है, तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो इस सरकार का और इससे पिछली सापा सरकार का हाथ है गुड़गांव को गुड़गांव बनाने में, क्योंकि इन्होंने नोएडा का कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी और नहीं होने दिया। जो नोएडा को दिल्ली के स्तर पे लाके आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के वक्त खत्म करा था, उसको पूरा डुबाने का और वैसा का वैसा उनके हाल पे छोड़ने का काम पिछली 2 सरकारों ने करा है। मैं साथियों
ये भी बताना चाहूंगा कि आजकल आप लोगों ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बहुत सुन रहे होंगे, जिसके नाम पे सरकार अपनी पीठ बहुत थपथपा रही है। साथियों, जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल और उसका जमीन आवंटन आदरणीय बहन जी द्वारा किया गया था, जिसके ऊपर अगर इनको बस बनाना ही होता एयरपोर्ट तो वो पिछले 4-4.5 साल से इस सरकार में है, तो अब तक वो उनकी मंशा होती तो कब तक जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका था, इस समय सुचारू रूप से चल रहा होता। लेकिन इलेक्शन के पहले बस ये पूजा पाठ का ढोंग करके और उसका नाम लेके और अपनी पीठ थपथपा के ये बस लोगों को सोचते हैं कि समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, खासतौर से इस सरकार को, कि आजकल की युवा पीढ़ी और खासतौर से इस प्रदेश की जनता हर एक बात अच्छे से समझती है कि क्या चीज इलेक्शन की वजह से करी जा रही है, कितने शिलान्यास, कितनी नई योजनाएं, कितने उद्घाटन, जिसका कार्य इनको अगर करना ही था तो जब पहला साल था सरकार का इनका तभी इनको कर देना चाहिए था। सरकार जाते जाते इस समय करने से सिर्फ ये इनका दिखावा है, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये योजना लेके आ रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है और हर चीज अच्छे से समझती है। साथियों, सुरक्षा का मामला हो तो आज के रोज अगर कोई 10 साल का भी कोई बच्चा है या बच्ची है तो वो अच्छे से जानता है, जिसने शायद 10 साल की उम्र में अब वो बहन जी का शासनकाल नहीं देखा होगा, लेकिन वो भी अच्छे से जानता होगा क्योंकि उसने अपने घर में अपने माता पिता रिश्तेदारों से हर बार सिर्फ एक ही चीज सुनी होगी कि अगर कोई उनके परिवार को या उस बच्चे को या किसी भी इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा दिला सकता था तो या दिलाया था या दी थी तो वो आदरणीय बहन जी द्वारा सुरक्षा प्रदान करी गई थी, खासतौर से इस प्रदेश की महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों को, जो कि आप सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय बहन जी सख्त से सख्त कदम उठाने को झिझकती नहीं थी और सबको खुले निर्देश थे। पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर कानून खुद अपने हाथ में था, यही कि गुंडे और माफिया और गैंग रेपर्स और दुराचारियों के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दे रखा था। तो बच्चा जानता है कि वो सुरक्षित किसके प्रशासन में था। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सुरक्षा ही के मामले में आदरणीय बहन जी की सरकार 2007 से पहले कई सरकारें आई गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को नजर में रखते हुए आदरणीय बहन जी द्वारा एंटी टेरर स्क्वाड का गठन किया गया था, जो कि अपने में बहुत बड़ी चीज है। उससे पहले 2007 में एटीएस का फॉर्मेशन और गठन हुआ था आदरणीय बहन जी द्वारा, जो कि उसके पहले किसी सरकार ने अपनी सुरक्षा को या इस प्रदेश की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा था कि इस चीज का पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। लेकिन आदरणीय बहन जी द्वारा ये कदम उठाया गया था ताकि सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर में, होर्डिंग में या न्यूज चैनल्स के जरिए एडवर्टाइजमेंट दे के और पेपर में इश्तिहार छपवा के सिर्फ अपने झूठे प्रचार और दुष्प्रचार अपने करती है और झूठे तारीखों के पुल बांधती है। मैं इसी में कहना चाहूंगा कि ये सरकार, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप आरटीआई उठा के, मेरे पास कागज है, कोई भी आरटीआई जाके ये निकलवा सकता है कि इस सरकार ने हर महीने 300 करोड़ रुपए खर्च करे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट और सरकार के एडवर्टाइजमेंट में और अपनी तस्वीरें छापने में न्यूज़पेपरों के फ्रंट पेज पे, होर्डिंगों पे और न्यूज चैनल्स पे, और 300 करोड़ हर महीना, तो आप समझ सकते हैं साल में कितना होगा, 3600 करोड़। और 5 साल का आप अनुमान लगाए तो 18,000 करोड़ के ऊपर ये जाता है। और पिछले 6 महीने तो इलेक्शन में मुझे पता भी नहीं कि कितना खर्चा इन्होंने कर रहे होंगे या सरकार द्वारा हो रहा होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जिसने इतने हजारों करोड़ में खर्च करा है
तो मुझे तो अभी 2 दिन पहले की ये खबर है सुन के इतनी शर्मिंदगी हुई कि हमारा स्टेट, आपका उत्तर प्रदेश, आपका स्टेट जिसके आप निवासी हैं, 2 दिन पहले नीति आयोग का सर्वे आया है और उसमें सर्वे में जो 3 सबसे नीचे गरीबों के मामले में, जब इस प्रदेश की जनता जो गरीबों के मामले में उन्होंने अपना सर्वे करके नीति आयोग ने जो निकाला, उसमें उत्तर प्रदेश नीचे से तीसरे, मतलब गरीबी के मामले में प्रदेश में तीसरे नंबर पे आती है। और अब आप खुद सोच के हंसेंगे कि जो सरकार आप ही के पैसे हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अपनी तस्वीरें छापने में और विज्ञापन और होर्डिंग और पोस्टर लगाने में खर्च कर रही है, वही पैसा अगर उसने लोगों को रोजगार देने में, नौजवानों को नौकरियां देने में लगा दिया होता तो आज शायद ये प्रदेश तीसरे नंबर पे, जो पूरी दुनिया में जिस चीज की बदनामी हो रही है और नाम प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का अच्छी चीजों में मशहूर होना चाहिए, लेकिन इस खराब चीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है कि इस प्रदेश की गरीबी स्तर तीसरे नंबर पे है पूरे प्रदेश का। यही पैसा जो अपने प्रचारों में लगा, यही हमने जैसे बोला कि अगर यहाँ के लोगों को, जनता को नौकरी देने में दे देती, लगा देती, तो इस प्रदेश की जनता का कहां से कहां क्या विकास हुआ होता, गरीबों का कैसे क्या घर चल रहा होता और रोजगार मिल रहा होता इस प्रदेश के बेरोजगार लोगों को। लेकिन ये अलग अलग तरीके से ये सरकार भी अपने नाम मशहूर करने के, इस प्रदेश के नाम मशहूर करने के तरीके ढूंढ ही लेती है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आपको अब इनके असली चेहरे को पहचानने की जरूरत है। ये सरकार और खासतौर से भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पूरा गलत दुष्प्रचार, दुष्व्यवहार और सोशल मीडिया का सबसे गलत इस्तेमाल करती है। इस समय सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, छोटे शहर का हो, बड़े शहर का हो, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। साथियों, हर किसी का फेसबुक में या ट्विटर में या इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, या हर किसी के फोन में एटलीस्ट व्हाट्सएप तो है ही, तो उसके माध्यम से वो चाहे तो वो कहीं भी अपनी बात रख सकता है और जिसके जरिए ये सरकार सिर्फ अपने झूठे तारीफों के पुल बांधती है और झूठे प्रचार फॉरवर्ड करती है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, अगर कोई नहीं भी सोशल मीडिया से जुड़ा है तो वो सब सोशल मीडिया से जुड़े और जो लोग अपनी बातें, सरकार, अपनी तकलीफें सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो वो, या जो लोग दूरी के कारण किसी वर्ष हम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमसे जुड़े। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी तकलीफें नोट करी जाएंगी। मैं अपने आदरणीय पिताजी द्वारा या खुद अपने द्वारा आपकी सारी तकलीफें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम करूंगा और इस चीज का वादा दिलाता हूं कि आपकी सारी तकलीफों का पूरा समाधान और उसका पूरा प्रयास करा जाएगा उन तकलीफों को किसी भी तरह दूर करने का। तो इसीलिए सोशल मीडिया इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मैं आप सबसे कहूंगा कि इस सरकार द्वारा इनके दुष्प्रचारों का आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से खुल के विरोध करें और खुल के अपनी बातें रखें। साथियों, मेरे भाई श्री आकाश आनंद जी, मेरे भाई श्री आकाश आनंद जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगह जा के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफें सुन रहे हैं, उनकी तकलीफें समझ रहे हैं और आदरणीय बहन जी के विचार उन तक पहुंचाने की लोगों तक कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ी तादाद में नौजवान युवा साथी उनसे लगातार जुड़ रहे हैं और कई मात्रा में जुड़ चुके हैं, लाखों की संख्या में जुड़ चुके हैं। और श्री आकाश आनंद जी
उन सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। वहीं मेरे आदरणीय पिताजी श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने जुलाई के मिड में अपना इस प्रदेश के और लगभग मिड जुलाई या 20 जुलाई के बाद से अगस्त के एंड तक इस प्रदेश के 75 जिलों में जा के लोगों से मिले, उनकी तकलीफें समझी। 1.5 महीने के कार्यकाल के वक्त उन्होंने लोगों से मिले, उनकी तकलीफें समझी और उनके पास जाके आदरणीय बहन जी के विचार रखे, उनकी बातें रखी। उसके पहले मैंने आदरणीय पिताजी से अपने पूछा था कि 1.5 महीने के वक्त 75 जिले